Dear student, today we will discuss about one of the important topic, that is Eurocentrism and perspective from South or Global South. This is one of the important topic related to international relations. अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम पढ़ेंगे आज के क्लास में। तो ये थीम्स ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसमें मेनली आईआर डिसिप्लिन के बारे में बेसिक पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोसेंट्रिज्म है, यूरोसेंट्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और यूरोसेंट्रिज्म और आईआर थियरीज़ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की के सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे लेक्चर सीरीज़ में हम दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तो हम टेकअप करते हैं प्राइमरली आईआर डिसिप्लिन के बारे में और ग्लोबल साउथ के बारे में। तो आईआर डिसिप्लिन के बारे में एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि इट एमर्ज्ड इन ब्रिटेन इन 1919। अगर मॉडर्न सेंस में देखा जाए स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के, तो मेनली ब्रिटेन जो बहुत पावरफुल कंट्री था उस समय 1919 जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसके समय, तो उस समय यहाँ पे राइज हम देखते हैं आईआर एज एकेडमिक सब्जेक्ट। इसके राइज को लेकर बहुत डिफरेंट कंटेस्टेशंस हैं कि कब शुरुआत हुई। तो कुछ लोग का मानना है, बैरी बुज़र्न कहते हैं कि ये 19th सेंचुरी में शुरू हुआ स्पेसिफिकली मॉडर्नाइजेशन के साथ। कुछ लोग का मानना है कि ये एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी से जब एथेंस जब सिटी स्टेट हुआ करते थे, एथेंस और स्पार्टा, उस समय 1945 के बाद ये सब्जेक्ट मूव कर गया और एज एकेडमिक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े जाने लगा, ज़्यादा रिसर्च किया जाने लगा यूएस में। तो इसको लेकर एक बात भी कही गई है कि स्टैनली हॉफमैन जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, तो वो कहते हैं कि आईआर एज एन अमेरिकन सोशल साइंस, की आईआर एक अमेरिकन सोशल साइंस है प्राइमरली बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन। तो नॉर्थ अमेरिकन जो स्कॉलर्स हैं उनके डोमिनेंस और जो इंस्टीट्यूशन है उनके डोमिनेंस के कारण ये कहा गया है कि आईआर इज़ अमेरिकन सोशल साइंस स्पेसिफिकली। लेकिन देखा जाए तो ये स्टार्ट ब्रिटेन में हुआ था लेकिन देर आर डिफरेंट कंटेस्टेशन ऑल्सो। अब आते हैं यूरोसेंट्रिसिज्म पे कि क्यों यूरोसेंट्रिक माना गया है इन सब आईआर थियरीज़ को। तो मेनली कि इन सब आईआर थियरी में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो चर्चा है वो वेस्टर्न सेंट्रिक हिस्ट्री की है। जो इतिहास के जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो वेस्टर्न हिस्ट्री से लिए गए हैं और इन सब थियरी को, जबकि इनका इंस्पिरेशन मोस्टली वेस्टर्न फिलोसफर हैं और वेस्टर्न हिस्ट्री है, लेकिन इनको यूनिवर्सल माना गया है, मतलब सार्वभौमिक माना गया है प्राइमरली इस सेंस में कि ये सभी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होता है, ना ही सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है बल्कि सभी देशों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए इसको यूरोसेंट्रिक माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत सारे जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो डिस्कोर्स हैं, वहाँ की जो हिस्ट्री है और उससे संबंधित जो सिद्धांत है उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। इसी कारण से इसे यूरोसेंट्रिक कहा गया है। अब हम बताएं ग्लोबल साउथ की तरफ हम आते हैं कि ग्लोबल साउथ या साउथ का कॉन्सेप्ट को अगर हम देखते हैं तो प्राइमरली ये उस रीजन को कहता है जो मेनली लैटिन अमेरिका का पार्ट है, एशिया का पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है और ओशिनिया का पार्ट है। ओशिनिया उस रीजन को कहते हैं जो खासकर आप देखेंगे पैसिफिक रीजन में, पैसिफिक जो ओशन है उसमें बहुत छोटे छोटे लैंड है या कंट्रीज़ हैं, तो इन सभी को इंक्लूड करता है। बहुत सारे और कोनोटेशन और शब्द यूज़ किए गए थे शुरुआती दौर में, जैसे थर्ड वर्ल्ड, जब वर्ल्ड अलग अलग फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका को कहा जाता था, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर को कहा जाता था और थर्ड वर्ल्ड मेनली जो कॉलोनाइज कंट्रीज़ थे और जिसमें मोस्टली लेस इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थे और जिन पे कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा, इम्पेरियलिज्म का इम्पैक्ट पड़ा, उन सब देशों को इंक्लूड करता था और जो रीजन आउटसाइड यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के थे। तो इन सब के लिए वर्ड जो थर्ड वर्ल्ड यूज़ हुआ करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड जो सोवियत यूनियन है उसके विघटन के बाद, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद वर्ड ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ग्लोबल साउथ यूज़ होता है। पहले पेरीफेरी जैसा शब्द भी इसके लिए प्रयोग होता था। पेरीफेरी जैसा शब्द है जो 1950s और 1960s में रॉल प्रेविस जो इम्पॉर्टेंट अर्जेंटीनियन इकोनॉमिस्ट थे उनके राइटिंग्स में हम देखते हैं कोर मिली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ थे और पेरीफेरी जो कॉलोनाइज कंट्री थे और पिछड़े जो कंट्रीज़ थे। तो ये इन सब जो एकेडमिक राइटिंग्स के बाद देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी पॉपुलर हुआ
और ये काफ़ी एकेडमिक डिस्कोर्स में और इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टेज में, खासकर यूनाइटेड नेशन के अंदर हम इसका उपयोग देखते हैं। इमैनुअल वॉलस्टेन ने भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट कोर और पेरिफेरी का और सेमी पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बाद में पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स भी अलग तरह से पोस्ट कॉलोनियल वर्ड ज़्यादा यूज़ करता है इन सब रीजन के लिए। उसके बाद कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट बहुत स्प्रेड हुआ और एकेडमिक राइटिंग्स में हम इनकी चर्चा देखते हैं। ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है वो और डेवलप हुआ जब हम देखते हैं कि ये जो कंट्री जो एक समय कहीं ना कहीं किसी न किसी इम्पीरियलिस्ट पावर के अंदर थी, अब जो खासकर 80s 90s और 2000 के बाद इनकी इकनॉमी काफ़ी डेवलप हुई, इमर्ज हुई, तो इमर्जिंग इकनॉमी की कैटेगरी में आना शुरू हो गए और ये G20 के भी मेंबर्स बन गए जहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज साथ में आते हैं इकोनॉमिक मैटर्स को लेके। तो नया कॉन्सेप्चुलाइजेशन ग्लोबल साउथ का या न्यू ग्लोबल साउथ का होने लगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि हाँ, यूरोसेंट्रिसिज्म की जहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो यूरोसेंट्रिसिज्म में हम देखते हैं कि डोमिनेंस वेस्टर्न कंट्रीज़ का है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का है, खासकर यूएस का है, और वो डोमिनेंस इंश्योर हो पाया है इंस्टीट्यूशन के कारण। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया है और वहाँ पे टीचिंग जिस तरह से होती है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं IR के टीचिंग को लेकर, और हायरिंग ऑफ फैकल्टी, बहुत सारे फैकल्टी इस एरिया में स्पेशलाइज करते हैं। इसके साथ साथ जर्नल का कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे जर्नल भी पब्लिश किया गया इनके द्वारा, और इन जर्नल में जो का साइटेशन है जो डिफरेंट ऑथर यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। फंडिंग को लेकर ह्यूज फंडिंग इस फील्ड को की गई है, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं। उसके साथ साथ ये जो नॉर्थ अमेरिकन और अमेरिकन है वो प्रायोरिटी सेटिंग भी करते हैं, मतलब वो ये भी बताते हैं कि रिसर्च रेलेवेंट रिसर्च कौन सा होगा, बेहतर रिसर्च कौन सा होगा, है ना। तो इन सब के संबंधित क्राइटेरिया को भी डिसाइड करते हैं। इसलिए यूरोसेंट्रिसिज्म मेनली एक्सप्लेन करता है कि डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ऑन द एकेडमिक फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसमें भी चर्चा जो है ये सारा इंटरनेशनल रिलेशंस टेक्स इंस्पिरेशन प्राइमरली फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, और दे क्लेम देमसेल्फ एन यूनिवर्सल, दैट्स व्हाई इट इज़ द आइडिया ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म। अब हम आते हैं कि ये मेन जो आर्गूमेंट है यूरोसेंट्रिसिज्म का, कि जो मेन स्ट्रीम IR थियरीज़ है वो वेस्टर्न फिलासफीज और वेस्टर्न पॉलिटिकल थियरी से कहीं ना कहीं ओरिजिन करती है। उनका स्रोत जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफी हो, चाहे वो हॉब्स की राइटिंग हो, लॉक की राइटिंग हो, और सब राइटर्स की राइटिंग हो। इसके साथ साथ जो पूरे जो थियरी फ्रेम किया गया है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में मुख्य रूप से वो वेस्टर्न जो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसको फोकस करते हैं। उन्हीं के एग्जाम्पल मेनली हम देखते हैं। अब हम आते हैं किस तरह से वेस्टर्न डोमिनेंस जो यूरोसेंट्रिसिज्म कंटिन्यूड रहा है आयर थियरीज़ में 1945 और 1980s के दौरान। तो इसमें मेजर जो थियरीज़ हैं मॉर्गेंथो की जो क्लासिकल रियलिज्म है और न्यू रियलिज्म है केनेथ वॉल्ज की। तो क्लासिकल इन सभी राइटिंग्स में हम देखेंगे कि वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिकल थियरी का सहारा लिया गया है, खासकर हॉब्स, मैकियावेली, थुसिडाइड्स, इन सब राइटर्स का सहारा लिया गया है इन सब थियरी बनाने के पीछे। तो क्लासिकल रियलिज्म प्राइमरली मेन आर्गूमेंट ये देता है, जो मॉर्गेंथो द्वारा दिया गया था, कि जितनी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं उसका आउटकम कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर में एम्बेडेड है, कि इट इज़ द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट लीड्स टू द आउटकम ऑफ पॉलिटिकल आउटकम एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये क्लासिकल रियलिज्म का आइडिया है, आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। इनकी किताब में दी गई है, क्लासिकल रियलिज्म के अलग अलग जो फीचर्स हैं उनकी चर्चा की गई है। न्यू रियलिज्म दूसरा इंपॉर्टेंट थियरी है, डोमिनेंट थियरी है, जो मेनली एम्फेसाइज करता है इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर पे, और ये कहता है कि ह्यूमन नेचर नहीं, कंपेयर करें हम क्लासिकल रियलिज्म से, कि ह्यूमन नेचर की तुलना में इट्स इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना है वो महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अगर हम वर्ल्ड के जो अलग अलग आउटकम देखते हैं, चाहे वो वॉर हो, चाहे पीस की भी स्थिति है, उसको भी समझने के लिए हम इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को देखें। तो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो क्या है वो, एक जो एलिमेंट है इसके अंतर्गत वो है एनार्की एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके साथ साथ स्टेट है,
स्टेट का आइडिया कि एवरी स्टेट इज सॉवरेन, तो स्टेट इज इंपॉर्टेंट एक्टर। एंड थर्डली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो शक्ति का जो बंटवारा है वो तीनों चीज़ कंपोनेंट मिलके इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर को बनाता है। तो केनेथ वॉल्ज के अनुसार ये तीनों जो चीज़ है वो महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय जो आउटकम है, अंतर्राष्ट्रीय इस पर राजनीति होती है, उसके पीछे जो छुपा हुआ मूल मंत्र है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का, जो राज्य से बना हुआ है, अराजकता अनार्की से बना हुआ है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़, जो अलग अलग राज्यों का जो शक्ति है उसका जो विभाजन है उस पर निर्भर करता है। तो इन सभी राइटिंग्स में खासियत यह है कि जो मैक्स चाहे रियलिज्म क्लासिकल हो चाहे न्यू रियलिज्म है, इसमें जो एग्जाम्पल लिया गया है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम द एग्जाम्पल्स आर साइटेड फ्रॉम द वेस्टर्न हिस्ट्री और वेस्टर्न यूरोपियन पोलिटिकल थियरी, यूरोपियन पोलिटिकल थियरी चाहे हॉब्स, मैकियावेली, थुसिडाइड्स। तो और ये नेग्लेक्ट करते हैं लार्जर हिस्ट्री ऑफ अदर देन द वेस्टर्न, खासकर इसमें चाहे वो हान का हो, चाइना, पर्शिया का हो, इनका का हो, एस्टेक हो, इन सब को छोड़ दिया जाता है इन सब एक्सप्लेनेशन में। तो ये बोर्ड देखते हैं, इसमें अलग अलग बॉल्स हैं। ये प्राइमरी एक्सप्लेन रिलीज थ्योरी करने के लिए कि अलग अलग जो राज्य है वो बॉल की तरह है, आपस में टकराते रहते हैं, कोई इनको कंट्रोल करने वाला नहीं है और अपनी रक्षा खुद करते हैं ऐसी स्थिति में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जहाँ थियरी और या स्टडी है वो स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है, और मेनली हम स्ट्रेटजिक स्टडीज मिलिट्री एस्पेक्ट को स्टडी करने की थियरी का सिद्धांत है या पूरा एकेडमिक डिस्कोर्स है। और इसमें भी हम देखते हैं कि जो डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न थियरी का, वेस्टर्न जो फिलोसोफर का है या वेस्टर्न थियरिस्ट का है, उसी का रहा है, और खासकर नॉन वेस्टर्न थियरिस्ट्स और को नेग्लेक्ट किया गया है एक्सेप्ट फ्यू। तो इसमें मेजर जो क्लॉजविच है जो नेपोलियन वॉर के बारे में लिखते हैं, आर्ट ऑफ वॉर के बारे में लिखते हैं, महान की चर्चा की गई है जो स्ट्रेटजिक स्टडी के इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। और इसके साथ साथ और भी जो थियरी है, जैसे डिटरेंस का सिद्धांत है जो न्यूक्लियर वेपन के कंसेंट में आया था कि दो अगर पावर्स है, दो इम्पॉर्टेंट अगर स्टेट है, अगर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो एक तरह से डिटरेंस क्रिएट करेगा कि एक कंट्री दूसरे पे अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर रहेगा और एक दूसरे पे अटैक नहीं होगा। तो इन सब में जो एग्जांपल्स यूज़ किया गया है वेस्टर्न थियरिस्ट का यूज़ किया गया है। इस तरह से ये डोमिनेंस, वेस्टर्न थियरी का डोमिनेंस स्ट्रेटजिक स्टडीज में भी देखते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो नॉन वेस्टर्न राइटर्स इनको इंक्लूड किया गया है वो है माओ जेडंग को, चे गुवेरा को, और गुरिल्ला वार के संदर्भ में, और इसके साथ sun tzu को किया गया है जो मेनली स्ट्रेटजिक थिंकिंग और आर्ट ऑफ वॉर की चर्चा करते हैं। तो प्राइमरली इसमें प्रिविलेजेस जो स्ट्रेटजिक स्टडीज में भी हम देखते हैं वो प्रिविलेज वेस्ट है, वेस्ट का डोमिनेंस कंटिन्यूड रहा है। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, थियरी है, वो लिबरलिज्म का है, जहाँ पे रियलिज्म वॉर की बात करता है, मिलिट्री की बात करता है, लिबरलिज्म मेनली कॉपरेशन की बात करता है। और इसका जो बेसिक डायमेंशन है वो पूरी तरह से उसका जो सोर्स है वो जो क्लासिकल लिबरल राइटर्स हैं जैसे आपका कैंट हो गया, लॉक हो गया, इन सब में देखा जाता है। तो यहाँ पे भी जो चूज़ किया गया वो वेस्टर्न राइटर को चूज़ किया गया लिबरलिज्म के केस में ही। लिबरलिज्म की आईआर की थियरीज़ को अगर हम देखेंगे तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट थियरी है उसमें इंटीग्रेशन थियरी है, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट थियरी है जो इंटीग्रेट करने की बात कहता है सोसाइटी को और लोगों को, और जिसमें डेविड मित्रानी का फंक्शनलिज्म और अर्नेस्ट हास का न्यू फंक्शनलिज्म है। तो फंक्शनलिज्म जो सिद्धांत है मेनली कहता है कि अगर हम कॉर्पोरेट टेक्निकल फील्ड में करें तो सोसाइटी बेहतर होगी, समाज बेहतर होगा। मेनली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और अदर जो टेक्निकल एरिया है उसमें कॉपरेशन की बात कहते हैं। इससे एक स्टेप आगे जाते हुए अर्नेस्ट हास जो है न्यू फंक्शनलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये मेनली कहते हैं कि अगर हम टेक्निकल फील्ड में कोऑपरेट करते हैं, खासकर कम्युनिकेशन में या एनर्जी में, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पॉलिटिकल फील्ड में भी होगा। तो इस फंक्शनलिज्म और न्यू फंक्शनलिज्म का खासकर उपयोग यूरोपियन यूनियन जो यूरोप में इस्टेब्लिश किया गया, यूरोप के अलग अलग देश एक साथ आए बहुत सारे मैटर्स पे, तो इसका जो पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस है यूरोपियन यूनियन का, उसको हम इन दोनों लिबरल थियरी के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन का, ये मेनली वेस्टर्न कंट्री में जिस तरह से इंटीग्रेशन हुआ उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, और इन सब का भी रूट्स वेस्टर्न प्रैक्टिसेस और वेस्टर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम देखते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि किस तरह से वेस्टर्न डोमिनेंस कंटिन्यूड यहाँ भी है। उसके बाद न्यू लिबरलिज्म के आइडिया को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी मेनली न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म में बहुत ही समानता है।
कि वो भी ये भी जो है न्यू लिबरलिज्म भी न्यू रियलिज्म की तरह एनार्किक वर्ल्ड स्ट्रक्चर को मानते हैं, स्टेट के इम्पॉर्टेंट रोल को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है कि ये कुछ बातों पे डिफरेंस करते हैं कि यहाँ पे एनार्किक स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी, स्टेट इंपॉर्टेंट एक्टर होने के बावजूद भी देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपरेशन, कि कॉपरेशन की स्थिति पैदा होती है। और इसी आइडिया को 1980s के दशक में अगर आप देखेंगे कि रॉबर्ट कोहेन लेकर आते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के आइडिया को। तो जहाँ पे वो मेनली चर्चा करते रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई लेकर आते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के आइडिया को। और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के आइडिया को अगर आप देखेंगे तो उसमें मेनली एक अल्टरनेट प्रस्तुत किया है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के आइडिया को अगर आप देखेंगे तो इसमें मेनली एक अल्टरनेट के रूप में रियलिज्म के, एक अल्टरनेट के रूप में रियलिज्म जो न्यू रियलिज्म था केनेथ वॉल्ज का, उसके एक अल्टरनेट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये जो आइडिया है कोहेन और जोसेफ नाई का है कॉम्प्लेक्स। तो ये मेनली कहते हैं कि स्टेट के अलावे भी बहुत सारे और एक्टर हैं। मिलिट्री जो इशू है वो हमेशा इशू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं होता है, कभी इकोनॉमिक भी होता है। तो हायरार्की ऑफ इश्यूज होता है और सिर्फ वॉर के द्वारा सोल्यूशन नहीं हो सकता, देयर आर अदर वेज ऑल्सो ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये कॉन्सेप्ट मेनली एक अल्टरनेट मॉडल की तरफ न्यू रियलिज्म के रूप में लाया जाता है, न्यू लिबरलिज्म का, खासकर कोहेन और जोसेफ नाई के कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के आइडिया। लेकिन इन सभी जो डिस्कशन आप देख रहे हैं लिबरलिज्म, इसमें भी वेस्टर्न थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है। और इस वेस्टर्न आइडियाज़ को और इस पूरे थियरी को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाता है और समझा जाता है कि ये विश्व के सभी तरह के जो डेवलपमेंट हो रहा है कॉपरेशन को, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये किस तरह से रिलेशन की बात करता है लिबरलिज्म, वो हम देखते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो मार्क्सिज्म है। मार्क्सिज्म मेनली ये लिबरलिज्म जो हम पढ़े थे उसके रिस्पॉन्स में आता है और मेनली जो वेस्टर्न जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी राइज की थी उसके कॉन्टेक्स्ट में आता है, उसके संबंधित एक्सप्लॉटेशन को एंड करने के लिए कराता है। लेकिन ये एक नए समाज की स्थापना करने की, बेटर फ्यूचर बनाने की बात कहता है। और ये अपने आप को जो प्रेस्क्रिप्शन देता है उसमें उसको यूनिवर्सली वैलिड माना जाता है। लेकिन इसका लिमिटेशन है कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद चाइना में नाम के रूप में कम्युनिज्म है, लेकिन रियल टर्म्स में ये मॉडल अभी प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं कि 1980s तक हम आने के बाद हम देखना शुरू करते हैं कि जो थियरीज हमने अभी तक पढ़ी, चाहे वो रियलिज्म हो, लिबरलिज्म, इस सब को कंटेस्ट करना शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन ये वेस्टर्न सोसाइटी के या वेस्टर्न एकेडमिक्स के दायरे में ही ये सारी बातें शुरू होती है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंग्लिश स्कूल। ये कहता है कि स्टेट्स कैन एंड शुड फॉर्म अमंग देमसेल्फ और एन इंटरनेशनल सोसाइटी इन कंडीशन ऑफ एनार्की। की एनार्की कंडीशन जो अगर वर्ल्ड में है तो जो अलग अलग स्टेट है वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी बना सकते हैं और जिसका जो मॉडल है वो यूरोप ही होगा। ये इनकी जो का सिद्धांत है वो यूरोपियन हिस्ट्री पे बेस्ड है। और ये कहते हैं प्राइमरली इनका जो मानना है, इसको अगर आप आगे देखते हैं कि ये कहते हैं कि जो यूरोप की सोसाइटी, यूरोप का जो कल्चर है वो वर्ल्ड ओवर में फ्लरिश कर सकता है और उसके आधार पे हम वर्ल्ड सोसाइटी बना सकते हैं। तो इनका मेनली कहना ये है कि क्योंकि जो यूरोप के अलावे जो और जो डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज हो, जो कॉलोनी थे एक समय, वो उनमें भी ये सब आइडिया आ सकता है, क्योंकि ये सारे जो देश हैं उसमें कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न वैल्यूज़ है वो इम्बेड हो गए कॉलोनाइजेशन के दौरान। और यहाँ पे भी हम अपने जो पूरा कल्चर है, जो यूरोपियन कल्चर है, उसको हम ग्लोबल स्केल पर स्प्रेड कर सकते हैं। इसमें इस थ्योरी को चैलेंज ऑब्वियसली कुछ जो प्रीडोमिनेंट सोसाइटी थी उस समय चाइना में, चाहे जापान में, ऑटोमन एम्पायर में, तो ये सब कहीं ना कहीं यूरोपियन जो इंटरनेशनल सोसाइटी, जो इंग्लिश स्कूल कहता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी इस्टेब्लिश करना, उसको चैलेंज इन सब नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा मिलता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट थियरी है वो क्रिटिकल थियरी है, जो 1980s के बाद हम देखते हैं। ये प्राइमरली इसका ओरिजिन मार्क्सिज्म ही है कहीं ना कहीं। और ये इनका जो आइडिया है कि मेनली नॉट टू जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बट टू चेंज इट, आइडिया इज़ टू चेंज द वर्ल्ड। इसके जो महत्वपूर्ण राइटर हैं वो है रॉबर्ट कॉक्स, इट्स नॉट रॉबर्ट कॉक्स। और इनका मानना है कि जो ये है रॉबर्ट कॉक्स, इनका मानना है कि जो ऑल जो हायर थियरीज़ है वो बायस्ड होती है। कि उनका मानना है कि हम सारे जो हायर थियरी होती हैं किसी न किसी के लिए बनाया जाता है और किसी न किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो इस सेंस में सभी जो हायर थियरीज है वो बायस्ड है।
तो क्रिटिकल थियरी मेनली इमेंसिपेशन का फेवर करता है कि ये जो बायसनेस है उससे हमें दूर अपने आप को करना है और एक्सक्लूजन जो किया जा रहा है हमारे साथ उसको ख़त्म करना है। क्रिटिकल थियरी के ब्रॉडर डायनेमिक्स में हम फेमिनिस्ट थियरी को भी रखते हैं, और लेकिन फेमिनिस्ट थियरी आप जानते हैं कि प्राइमरली इट सेज कि वेस्टर्न जो जितने भी थियरीज हैं, चाहे वो रियलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, ये सभी जेंडर इशू को नेग्लेक्ट करता है। तो फेमिनिस्ट थियरी जेंडर एंगल को लाता है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे, और जेंडर बेसिस के आधार पे अलग अलग जो इवेंट्स हैं, आउटकम है, वर्ल्ड को एनालाइज करने की कोशिश करता है। जे टिकनर पूरी तरह से आप देखेंगे कि जो हैंस मॉर्गन्थो के पूरे जो सिद्धांत है उसको नए रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अपने फेमिनिस्ट थियरी के द्वारा। खासकर वॉर के एनालिसिस में किस तरह से स्ट्रक्चरल वायलेंस है, उन सब को भी फेमिनिस्ट थियरी डिस्कस करती है। तो ये सब जो थियरी है मेनली कॉन्टेस्ट पुराने थियरी जो हम ट्रेडिशनल थियरी जो पढ़ रहे थे उसको कॉन्टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो डिबेट है आईआर एकेडमिक्स में अब जो हो गया है 1980s के बाद कि कंटेस्टेशन विदिन द कोर स्टार्टेड, द कोर कंट्रीज वेयर द आईआर थियरी डेवलप, दीज थिंग्स हैपेंड नाउ। इसके बाद और जो कंटेस्टेशन है वो कंस्ट्रक्टिविज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के द्वारा है। कंस्ट्रक्टिविज्म के जो महत्वपूर्ण राइटर है वो है अलेक्जेंडर वेंट, उस पर हम आएंगे, लेकिन ये एक अल्टरनेट के रूप में है मटेरियलिस्टिक जो हमने लिबरलिज्म और रियलिज्म को कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि जैसा रियलिज्म का मानना था कि इंटरेस्ट आर गिवन, वॉर इज़ रियलिटी, सो ये कहते हैं कि नहीं, ये इंटरसब्जेक्टिव रेल्म है, ये जो वॉर होगा या पीस होगा ये सब इंटरसब्जेक्टिव रेल्म है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ टू डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट नॉर्म्स एंड डिफरेंट वैल्यूज़ विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो वो कहते हैं कि इंटरेस्ट को भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। एनार्की का जो कॉन्सेप्ट रियलिज्म है उसको भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि एनार्की इज़ व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट, कि स्टेट किस तरह से इंटरेक्ट करता है दो अलग अलग स्टेट आपस में, वो भी निर्भर डिसाइड करेगा कि एनार्की क्या होगा। तो एनार्की का मतलब हमेशा अराजकता ही नहीं होगा, हो सकता है कि एनार्की को बेहतर स्थिति ला के कॉपरेशन भी हो सकता है पॉसिबल। तो ये एक तरह का अलग पर्सपेक्टिव जो हाल के दिनों में बहुत फेमस हुआ है कंस्ट्रक्टिविज्म, वो लेकर आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म मेनली जो मेटा नैरेटिव्स जो मेनली अलग अलग इज़म्स थे, चाहे लिबरलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, उनके को कॉन्टेस्ट करता है और कहता है कि ये जो ट्रुथ इन सब मार्क्सिज्म और रियलिज्म लिबरलिज्म में फैलाया गया है, देयर आर अदर ट्रुथ ऑल्सो which are relative. The universal truth which is propagated by these theories are contested, and these all theory which emerged in the past, whether it is liberalism, Marxism, these all were part of enlightenment project. enlightenment के बाद ये सारे जो नए नए विचार शुरू हुए थे तो उनको वो क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि रिजेक्ट करता है मेटा नैरेटिव को, कि ये जो मेटा नैरेटिव है चाहे लिबरलिज्म का हो, मार्क्सिज्म का, वो एक यूनिवर्सलिटी की जो बात करते हैं ये सब थ्योरी, उसको क्वेश्चन करता है। कहता है कि ये कहता है कि ट्रुथ जो है वो बहुत ही रिलेटिव ट्रुथ होता है ना, पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम और स्पेस में वैसा क्रिएट होता है। तो वो ट्रुथ को यूनिवर्सल रूप नहीं देके एक लिमिटेड सेंस में बात करता है पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो इन सभी थियरीज में हम देखेंगे कि जो डोमिनेंस है वेस्टर्न राइटर्स का और वेस्टर्न एग्जाम्पल्स का, वो आयर थियरीज में कंटिन्यू रहता है इन सब थियरी में। डिस्पाइट दीज थियरी कंटेस्टेड द इनिशियल थियरीज विच इज़ रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। So this was a time when contestation started among the Western or core writers. Now, why mainstream theories ignored Global South? Global South को क्यों इग्नोर किया गया? तो प्राइमरली इन सब राइटर का इंटरेस्ट नहीं है. They lack also knowledge about these Global South. Also, they said that the Western, they have the belief that these all explain everything. These theory which are Western dominated explain everything. And कोहेन जैसे कहते हैं कि आई नो नथिंग अबाउट IR अदर दैन द नॉर्थ अमेरिकन के IR के अलावा वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता. तो इट्स प्राइमरली नेग्लेक्ट एंड दे डोंट वांट टू गो इनटू दैट. देयर आर अदर आर्गुमेंट्स दैट वेस्टर्न थियरीज कैन अप्लाई इन ऑल. इनका कुछ राइटर्स का मानना है कि क्योंकि वेस्टर्न थियरीज सभी जगह अप्लाई सभी कंट्री में होता है, हो सकता है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन और नॉर्म्स जो क्रिएट किए गए बाकी कंट्री में वो प्राइमरली वेस्टर्न ही नॉर्म्स थे, क्योंकि मेनी ऑफ द कंट्रीज और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर अंडर सम और द अदर इम्पीरियलिस्ट पावर. इसलिए ज़रूरत नहीं है अलग तरह की स्टडी की, और जो थियरी चल रही है वो सफिशिएंट है, यूनिवर्सल है सब कुछ को एक्सप्लेन करने के लिए. तो इसके बाद हम कंटिन्यूड रखेंगे इस लेक्चर को.
तो पहला पार्ट में मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से वेस्टर्न आईआर में डोमिनेंस है वेस्टर्न थियरीज का, राइटर्स का. थैंक यू. We will be taking the other part where we will discuss about primarily the non-Western theories, where we'll take up the perspective from India also to explain the perspective of Global South with regard to Euro